प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी कुछ मीशत के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से, राइज निज़ाम के हवाले से। लेकिन ऐसी गुफ्तगू है, मैं समझ सकता हूँ कि सुबह के वक्त लोग चाहते हैं कि कोई इस तरह की गुफ्तगू हो कि जिससे दिन का आगाज़ अच्छा हो, ना चाहते हुए भी, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि एक आम आदमी के मसाइल में, मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और बड़ा गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है लोगों के अंदर। जिस तरह के पैगामात भेजते हैं, जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि जो पैगामात लोगों की जानिब से भेजे जाते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की जो है वो गुफ्तगू की जाए, बात करें इस हवाले से कि ये जो मामलात हैं इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है। बहरहाल जी, इंशाल्लाह आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से, और मुख्तलिफ डॉक्टर्स और हुक्मा हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। वो सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो जनाब, आज हमारे पास इस प्रोग्राम में बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं और गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी बात हो रही थी हेयर लॉस के हवाले से। अब एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अब इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसके ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मेरे जो मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर मसूद साहब, एक्सपर्ट हैं तमाम मामलात के हवाले से, ट्रांसप्लांट वगैरह के हवाले से। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस तरह काम करता है, ये क्या तरीका है जिसके ज़रिए गिरे हुए बाल जो हैं वो वापस लाए जाते हैं, और इससे जुड़े और बहुत सारे जो बालों के मामलात हैं, अमराज हैं, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर मसूद साहब को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हेयर लॉस सबसे पहले एक मसला बन चुका है। पहले तो ये था कि हम समझते थे कि जो हेरिटेंस में एक चीज़ आती है हमारे पास, हेयर लॉस, वो तो होना ही है, एक उम्र के हिस्से में जाकर वो हो जाता है। लेकिन ये प्री मेच्योर हेयर लॉस जो आजकल हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, लोग ये पहले जानना चाहूँगा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया बहुत और शुक्रिया। बुलवाया। थैंक यू। यासिर, आजकल पहले इतनी बॉल्डनेस नहीं होती जी थी, जी हेयर लॉस इतने नहीं होते थे जो आजकल हो रहे हैं। जी पहले क्या थे कि हमारी खुराकें कुछ अच्छी होती जी थी, उस वजह से जो है हमारे बाल कम गिरते थे। आजकल हमारी खुराक डाइट तो अच्छी है नहीं, मैं भी ठीक है। जिसकी वजह से ये हमारे बाल गिर रहे हैं। और बाल गिरना कोई ज़्यादातर बीमारी नहीं है, जी बाल गिरना एक मरोसी बीमारी है, जी जेनेटिकली ख़ानदान की तरफ से मिल जाती है, ठीक। ख़ास करके मेल बॉल्डनेस में। तो इसके लिए ये है कि अर्ली स्टेज में अगर कोई बंदा डॉक्टर के पास आ गया तो उसके बाल बच सकते हैं। ठीक है। अगर लेट कर ली तो फिर आखिर में जाके ट्रांसप्लांट की तरफ पहुंच जाता है। मैं भी ठीक है। तो मेन जो बाल गिरने की रीज़न जो है हम्म, वो यही है। फीमेल में भी आजकल बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। हम्म, जो मेन रीज़न है आजकल डिज़ीज़ की वजह से भी बाल जी ज़्यादा गिर रहे जी हैं, ख़ास करके हाइपरटेंशन में, मैं भी ठीक है। वीकनेस में और थायराइड्स के जी प्रॉब्लम्स में जी, बाल ज़्यादा गिरते हैं। ऐसा ही हार्मोनल डिसऑर्डर भी क्रिएट करता है। हार्मोन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि जब से हेयर ट्रांसप्लांट का ये सिलसिला शुरू हुआ है, इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होना शुरू हुआ, बट अगेन किसी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट से लोग थोड़ा सा घबराते हैं। और पहले तो कोशिश ये होती है कि मेडिसिन के ज़रिए अगर रिकवर कर लिया जाए, तो ये ज़रा मैं चाहूँगा परसेप्शन क्लियर हो। पहले तो ये जो लोग मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, स्काल के ऊपर लगा रहे हैं, बड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी इसमें इस्तेमाल हो रही है, कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं, क्या वाक़ईतन ये काम करती हैं? कोई ऐसी चीज़ है जो सर के ऊपर लगाने से बाल दोबारा उगा सके? पहले तो ये ज़रा समझाइए। या फिर अगर मेल बॉल्डनेस में अगर जेनेटिकली आपने हार्मोन कैच किया हुआ जी है, जो जी हम डीएचटी हार्मोन जी जी कैच जी। करते हैं, जिसके बढ़ने से ज़्यादातर बाल गिरते हैं। हम्म, अगर ये हमने हार्मोन कैच किया तो वो हम्म, कभी भी जो है ना बॉल्डनेस से रुक नहीं सकते हैं। आगे जाके एज बाय एज उनके बाल जा भी सकते हैं। हम्म, अगर वो बंदा इस पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं होती थी, जी। आजकल जो कुछ ट्रीटमेंट्स आ गए हम्म, हैं हमारे हम्म, पास। अर्ली स्टेज में अगर कोई बंदा आ गया तो हम कोशिश करते हैं कि उनका टाइम बढ़ा दें। ठीक है। जैसे उनकी अर्ली स्टेज में बॉल्डनेस होती है तो हम्म, फिर वो उनके हम 5-10 साल आगे निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमारे ठीक है। पास कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे पीआरपी के ज़रिए हम यस आजकल जो है ना यस प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा का बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है, जिसके यस। ज़रिए हम उनके बाल बचाते हैं। डीएचई लेवल को हम कंट्रोल कर जी। लेते हैं उनको। तो अर्ली स्टेज में अगर आ गया तो बाल बच सकते हैं। ठीक अगर है। लेट कर ली तो फिर तो फिर हमारे देर हो पास जाएगा। अब चाहे, टेक्नोलॉजीज। अब ये डीएचटी का जो प्रॉब्लम है, ये वैसे इसको कहते हैं
डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन DHT जो होता जी है। जी। अब इसके लिए लोग इसको रोकने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इससे भी क्या थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि DHT कंट्रोल करना एक बड़ा मसला होता है। फिर आजकल क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि जिस तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कहीं समहाउ ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्या इससे कंट्रोल हो सकता है कोई? देखिए, इससे अगर हम मेडिसिन के ज़रिए जाएंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन With जब तक certain हम period of time सर्टन तक पीरियड होगा, बिल्कुल जब तक ठीक हम है। मेडिसिन देंगे तब तब तक तक कंट्रोल्ड। बाल कंट्रोल में रहेंगे। जिस दिन मेडिसिन छोड़ दी तो फिर बॉल्डनेस की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट्स के हवाले से जैसे आपने PRP का कहा, अब तो एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है, लोग तो अब घरों पे भी ये ट्रीटमेंट जो है वो ले रहे हैं। जी जी। अच्छा, अब इसमें एक मसला ये कि स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड वो सारे जो इसमें एक्टिव हो गए हैं ये प्रॉब्लम कैसे वो किया जाए? कि इसके कोई ख़ास प्रोसीजर होता है जिसको समझने की ज़रूरत होती है, या एक बड़ा आसान सा तरीका बज़ाहिर नज़र आता है जिसको अप्लाई किया जा रहा है? इसमें भी बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू की जाए। देखिए, PRP एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके लिए अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी है। आजकल तो आपको पता है कि तरह तरह के जो है ना गली गली के भी लोग आ गए हैं जो आके जो है ना इसको यूज़ करें और फ़ायदा नहीं होता। देखिए, PRP को प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा को इंजेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अगर आपका अच्छा डॉक्टर है तो अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करके फिर लगाना होता है। उसके जितने फ़ायदे हैं तो उतने नुकसान भी हैं। ऐसे नहीं है कि कोई उसके नुकसान नहीं है, नुकसान भी हैं। PRP को एक्चुअली क्या है कि सिर्फ ब्लड से आपने जो है ना वाइट सेल्स जो उसके प्लेटिलेट्स काउंटिंग अलग करके लगाना होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसको अच्छे तरीके से आप बनाएं, जिसमें उसमें कुछ इंजेक्शंस होती है कैल्शियम्स की, और उसमें एक्टिवेटर्स डाइल्यूट करते हैं हम अच्छे तरीके से बना के फिर सर के ऊपर लगाते हैं तो कुछ फ़ायदा हो जाता है। लेकिन कुछ उसके बेनिफिट हमें वहाँ से नहीं मिलते हैं उस जगह से जिस जगह से कोई भी बंदा कोई डिजीज़ में मुब्तला है या कोई स्ट्रेस में है और किसी भी ऐसी डिजीज़ में मुब्तला है तो उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाती। लेकिन हेल्दी है, सही है, यंग एज है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। और मुझे ज़्यादातर जो फ़ायदा मिला है PRP में वो फीमेल्स में ज़्यादा मिला है, ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन चेंज होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, तो फीमेल में ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। फीमेल में रीग्रोथ होते हैं बालों की, और फीमेल में जो उनके बाल हैं वो स्ट्रॉन्ग हेयर्स हो जाते हैं, लेकिन मेल में थोड़ा सा उससे कम। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कॉमन क्वेश्चन है, लोग मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं या जो ट्रीटमेंट्स है वो लेते हैं बालों के नेचर को चेंज करने के लिए, क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? थिन बाल को थिक कर लिया जाए किसी भी ट्रीटमेंट के ज़रिए, ये भी चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखें, कोई दुनिया में ऐसी ट्रीटमेंट नहीं आई है कि जो बालों को बचा सके। ठीक है। हाँ, अगर कोई जेनेटिकली बॉर्ड नहीं है तो उनको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन वो भी एक ही चीज़, वो आपके होते हैं मल्टीविटामिन्स, जिसमें बायोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो और उसमें आपका आयरन ज़्यादा हो। तो इसी तरह की अगर आप चीज़ें यूज़ करवाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। यस जी। अगर आपने कोई ऐसे वैसे कोई टोटके शोटके इस तरीके की चीज़ें यूज़ की तो वो सिर्फ सेटिस्फिकेशन है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसमें हमारा एक कोई मिनॉक्सीडिल का स्प्रे होता है, वो अगर आपने यूज़ करवाया तो टेम्परेरी उसका भी फ़ायदा है, लेकिन जिस टाइम आपने वो स्प्रेज को ख़त्म कर लिया तो सेम बाल आपके बॉल्डनेस की तरफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है जो सदियों से चली आ रही है, वो ये कि ऑयलिंग के ज़रिए वो कहा जाता है कि जी स्कल्प को नरिश करें और उसके बाद जो है वो हेयर ग्रोथ की तरफ जो है वो खुद ब खुद जाना शुरू हो जाता है। ये बात किस हद तक सही है? ऑयलिंग कितनी इफेक्टिव होती है बालों के लिए, ये ज़रा मैं चाहूँगा इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, ऑयल करना एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको ऑयल करना चाहिए, लेकिन ऑयल को ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ऑयल किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। वीकली 1 या 2 मरतबा आप ऑयल की मसाज ज़रूर करें, ये भी एक एक्सरसाइज है ऑयल करना। अगर ऑयल उस बालों के लिए बेहतर होता है जो ऑयली बाल नहीं हो, ड्राई बाल हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसमें अच्छे तरीके से ऑयल की एक्सरसाइज करें, मसाज करें, मसाज करने के बाद 1 आवर्स 1 घंटे के बाद फ़ौरन उन बालों को धो लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन किसी अच्छे शैम्पू से। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोडक्ट का जो ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये प्रोडक्ट के नाम पे जो कुछ हो रहा है, अब आपको पता है एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी गई है, एक ऑर्गेनिक है, एक अनऑर्गेनिक है।
एक वो जिसके अंदर SLS होता है, वो हमारे यहाँ बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, और एक अब ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गई है तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। ये कितना इफेक्टिव होता है? क्या इससे वाकई कोई फ़र्क पड़ रहा है बालों में? देखिए ऑर्गेनिक बहुत अच्छे शैम्पूज़ आजकल मार्केट में आए, लेकिन शैम्पूज़ के साथ आपको कंडीशनर का यूज़ करना बहुत मुफीद ज़रूरी होता है, है। बिल्कुल ठीक वो है। आप ज़रूर यूज़ किया करें, जिससे से आपके फॉलिक्स बच जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि थोड़े आपकी जो है थिनिंग नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं वो जो ट्रीटमेंट जिसके हवाले से आप जो ज़्यादा आजकल काम कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, क्या ये पेनफुल है? ये एक ऐसा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जब भी हेयर ट्रांसप्लांट की बात आती है तो लोग समझते हैं कोई बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होगा जिसके अंदर जो वो टाँके लगाए जाएंगे, स्टिचेस लगेंगे। क्या तरीक़ाकार है? मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। यासिर भाई, असल में देखने में तो दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो महसूस तो ऐसी होती है कि पता नहीं क्या हो क्या गया। हो? बिल्कुल ठीक और है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा प्रोसीजर है और सेफ तरीके से किया जाता है। आपका डॉक्टर अच्छा है। इसमें दो तरीके की जी। सर्जरीज होती है। एक पहले पुराने टाइम में जो हम प्रोसीजर्स करते थे, FUT, जिसको हम फॉलिकुलर यूनिट जी। ट्रांसप्लांट करते थे, उसमें स्टिचेस आते थे, लेकिन वो भी इतना कोई पेनफुल नहीं है। नहीं था, ठीक है। उसमें एक फ्लैप को आउट करके और उसके वो स्टिचेस लगा लेते थे। लेकिन आजकल तो बड़ा लेटेस्ट आया हुआ है FUE टेक्नोलॉजी, जिसमें कोई नो कट है, नो स्कार है, नो स्टिचेस है। बिल्कुल। आपके बाल पीछे से निकाल के आगे लगा लेते हैं, सिंगल फॉलिक्यूलर पंच करके बहुत अच्छे प्रोसेस से लगा लेते हैं, जो विदाउट पेनफुल है और बंदा एंजॉय करेगा। बिल्कुल ठीक है जी, ट्राई कर सकते हैं और हर तरह के लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने कहा था कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इनको मेडिकल इश्यूज हैं या कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, क्या वो ये प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं? एट एनी स्टेज हो सकता है ये? अर्ली स्टेज में अगर कोई मेडिसिन यूज़ करे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अथेंटिक और रिलायबल मेडिसिन बिल्कुल ठीक है। बंदा देखा है, अपने डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर हो, उसको दिखाएं। अगर कोई डिजीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और डॉक्टर समझ सकता है कि इसको इसी से फ़ायदा पहुंच सकता है, तो फिर ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है और अब माशाल्लाह पता है आपको कि किसी से सुन के कोई हेयर फैन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उसको नहीं पता कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक हमारी सोसाइटी में ये तो एक ओवरऑल एक बड़ा मसला बन चुका है कि कोई भी मेडिसिन जो है वो सेल्फ मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं उसकी जी, तरफ जाता है। देखिए पहले जो हम लोग, जैसे इस टाइम जो ट्रीटमेंट्स नहीं होते थे तो फेनेस्टाइन यूज़ करवाते थे, जैसे आपने हेयर फिन बताया जी या जेनेसिस जी टाइप की, जी। ये फेनेस्टाइन यूज़ करवाते थे, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत आते थे। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो सब दोस्तों को कहूँगा कि ये चीज़ें ना यूज़ करें तो ज़्यादा बिल्कुल बेहतर है। ठीक है। अब बस मेरे हिसाब से तो मैं तो सबको यही बताऊँगा कि हेल्दी डाइट रखें बिल्कुल ठीक है। और आप जो है ना मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें और अच्छे किसी ब्रांडेड शैम्पू का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल जिससे करें। आपके बाल भी बच सकते हैं और आप सेफ भी रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये केयर कितनी ज़रूरी है? अच्छा, ये पोस्ट जो सर्जरी पोस्ट सर्जरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। ये पोस्ट ट्रीटमेंट जो इसकी केयर है, इसको लेके थोड़ा सा लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये किस हद तक बात सही है? इसको ज़रा चाहूँगा एक्सप्लेन करें। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में कोई मेडिकेशंस नहीं होती। ठीक है। बस सिर्फ जो है ना हम पॉल्यूशन को, एटमॉस्फेयर को देख के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाते हैं सिर्फ 5 डेज़ के लिए, ठीक है, हीलिंग के और लिए इसके होता है, अलावा, हाँ, बिल्कुल। हीलिंग के लिए, उसके अलावा हम कोई मेडिकेशंस नहीं देते। एक ही हमारी मेडिकेशंस होती है, वो होती है मल्टीविटामिन, जो हम दे देते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ हमारी कोई ट्रीटमेंट अदरवाइज नहीं होती। हाँ, सेकंड फिर कुछ टाइम के लिए हम PRPs के ऊपर पेशेंट को रखते हैं, जो हमारे फॉलिकुलर्स लगे हुए होते हैं, जैसे हमारे वो सक्सेस हो जाए, तो बिल्कुल ठीक उसके है। लिए हम PRP ज़रूर करते हैं और उनको 100% सक्सेस की तरफ लेके उनको अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहते हैं कि जाएं आप अभी एंजॉय करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये चलें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी अभी डॉक्टर साहब से जिसके बारे में बात हो रही है, वो सारे सवालात हैं। जब ये हेयर लॉस के हवाले से बात होती है तो लोग जो है वो इसको ज़्यादा समझते हैं कि इसके बारे में जो है अवेयरनेस दी जाए। डॉक्टर साहब, और किन चीज़ों की ख्याल रखना ज़रूरी है? या अब क्योंकि अब तो पहले तो ये होता था कि शोबिस से और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा लोग परस्यू करते थे, आजकल तो बहुत सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं। सबके लिए इक्वली इफ़ेक्टिव है, करवाने की ज़रूरत है? लोग ये भी जानना चाहते हैं। जी देखें देखें, यहाँ से जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर करवा ले, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड जी जी करूँगा। प्लीज़। वो मीडिया के थ्रू ही हम अवेयरनेस दे देते हैं कि मेन चीज़ इसमें ये है कि आपको गुड हैंड्स में जाना है।
अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना है, किसी लोकल डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा ऐसी भी जगहें हमने देखी है और दुख भी होता है कि जब हम उनका रीडूज केसेस करते हैं और लोग आते हैं बहुत हेवी अमाउंट दे के कहते हैं कि सर हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, उसमें हमें बहुत ज़्यादा दुख भी होता है जब हम उसकी रिसर्च करवाते हैं कि मिलने वाला डॉक्टर होता है, अंदर टेक्नीशियन काम करता रहता है। तो ये गलत बात है कि डॉक्टर ये काम बांटा हुआ है, जिसके लिए लोगों को अवेयर होना चाहिए कि भाई डॉक्टर का काम क्या है, टेक्नीशियन का क्या काम है, क्या वाकई वो डॉक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा उस दोस्तों को देखना चाहिए कि 100% जो है ना वो डॉक्टर तो काम नहीं करेगा, लेकिन 80% डॉक्टर का काम होता है, जो डॉक्टर अपना काम करे, और 20% उनके जो टेक्नीशियंस का काम है वो टेक्नीशियंस काम करें। बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जो जब बालों से निकल कर थोड़ा फेशियल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, ये जो आज का जो तरीक़ाकार PRP के हवाले से है, लोग ज़्यादा अभी फेमिलियर नहीं हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये कितना % रिज़ल्ट देता है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से जो एक बड़ा जो एजिंग का इशू होता है और वो रिंकल्स जो उनके शुरू हो जाते हैं, या आँखों के नीचे ये जो फ्रॉन लाइन जिसको हम कहते हैं आना शुरू हो जाती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इन तमाम ट्रीटमेंट्स के ज़रिए वंस एंड फॉर ऑल हल हो सकता है? क्योंकि यहाँ जो भी ट्रीटमेंट करवाने आता है आपसे सबसे पहले पूछता ये होगा कि जनाब ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है? ये ज़रा बताइए। देखें, हमेशा के लिए तो वो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के ज़रिए हम ख़त्म कर लेते हैं और यूथ लुक दे सकते हैं उनको। ठीक है। तो बेस्ट है, अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास सब चीज़ों की, स्किन की, खास करके स्किन से रिलेटेड भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट, जैसे फेस की PRPs हम कर लेते हैं, डर्मा नीडलिंग के ज़रिए कर लेते हैं, और बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स करते हैं, यंग लुक देने के लिए ये प्रोसेस हम सब करते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है, इफ़ेक्टिव हैं। अच्छा, ये तो चले वो हो गए कि हमें जो कॉस्मेटिक चेंजेस होती हैं वो मीडिया पे आना होता है, या जो सोशल जिनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, लेकिन कोई बाय बर्थ जिनके इशू हो रहे होते हैं जो रिंकल्स के हवाले से हों या और कोई प्रॉब्लम्स हो, कि ये ट्रीटमेंट्स इफ़ेक्टिव होती हैं इक्वली? ये मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएँ। जैसे भाई हम देखते हैं कि एज क्या है। सबसे पहले बाय बर्थ अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन एक मैच्योर एज में, अर्ली स्टेज में, अर्ली उसमें नहीं आएगी होगी, लेकिन मैच्योर स्टेज जब आएगी तो उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। PRPs के हवाले से, ख़ास तौर पे जो फेशियल ट्रीटमेंट्स के हवाले से, अब मुश्किल काम ये होता है कि पहले ख़वातीन से मालूम किया जाए आपकी एज कितनी है, और कुछ बड़ी अर्ली एज के अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। रिकमेंडेड क्या है कि कौन सा ऐसा राइट टाइम है आप समझते हैं कि उस वक्त करवा लेना चाहिए, या वो लोग जो एज की वजह से भी हो रहा है वो थोड़ा सा और इसको स्पैन को बड़ा कर लें? राइट टाइम आपके ख्याल में क्या हो सकता है? देखें, इंसान पहले तो हमेशा यंग ही होता है, कोई बुढ़ा नहीं होता। जब बुढ़ा होता है तो फिर इस ट्रीटमेंट के ज़रिए उनके लिए ज़्यादातर तो फीमेल्स को अर्ली स्टेज में 20 के बाद ही इस ट्रीटमेंट पे आ जाती है चाहिए। और वो कहते हैं कि भाई चाहे वो 50+ भी हो जाए, वो कहेंगे 25 के। बिल्कुल ऐसे तो ऐसे ट्रीटमेंट करना चाहिए उनको। ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट जो अब ये अनवांटेड हेयर्स के हवाले से है और लेज़र ट्रीटमेंट्स जो ख़ास तौर पर हो रही हैं, ये कितनी इफ़ेक्टिव हैं? क्योंकि जब भी लेज़र की बात आती है तो लोग समझते हैं कि शायद ये हार्मफुल हो। कुछ ट्रीटमेंट्स के अंदर लोगों को इसकी वजह से नुकसान भी हुआ है, कुछ स्किन बर्न, और कोई बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जो है वो नुकसान हो रहे हैं। इसको सेफली कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये चाहूँगा इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, लेज़र ख़ास करके जो लेज़र का हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है वो फीमेल्स के अंदर मिल जाता है ना, क्योंकि फ़ीमेल्स के फाइन हेयर्स होते हैं और लेज़र ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, बहुत अच्छी है। ज़्यादातर उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो फेस के ऊपर ज़्यादा आ जाता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट एक अच्छी ट्रीटमेंट है, करवाना चाहिए। उसी से जो आपके एक्स्ट्रा बाल आ जाते हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। जो आपने कहा कि जो स्किन बर्न होती है, स्किन बर्न तब होती है जब आप मशीन का इस्तेमाल जानते नहीं हो, तो उसकी वजह से आपकी स्किन बर्न हो सकती है। और आपके पास अच्छी मशीनरीज़ का होना, खास करके लेज़र मशीन ज़रूरी है। ठीक है, तो इक्विपमेंट और ये जो अपरेटस इसका होता है ये बड़ा मैटर करता है। अभी डॉक्टर साहब से ये भी आगे चलकर ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं पाकिस्तान में जो इसके हवाले से काम कर रही हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। और हम आपकी कॉल्स को भी जो है वो शामिल करते हैं। देखने वाले भी अगर इस हवाले से सवाल करना चाहें, ख़ासतौर पे हेयर लॉस के हवाले से, प्रोग्राम में ज़रूर बात कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, हेयर लॉस के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर मसूद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और उनसे गुफ्तगू हो रही थी कि ये जो हेयर लॉस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। स्क्रीन के ऊपर नंबर चला देते हैं, आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। ख़ासतौर पर ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही थी, ये जो ट्रीटमेंट्स हो रही हैं ये कितनी इफेक्टिव हैं आजकल और जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की तरफ लोग जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अब मॉडर्न टेक्निक है और इसमें गैजेट्स का, इक्विपमेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। अब बहुत सारी जगह तो हम देख रहे हैं कि वैसे ही काम हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि हर तरह की ट्रीटमेंट के लिए लोग जो है वो टेक्नीशियंस को हायर कर लिया जाता है और फिर उनसे काम लिया जाता है। आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, मैं चाहूँगा इसका थोड़ा सा तस्करा कीजिए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे पहले तो हाइजीन का बहुत ख्याल किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेरलाइजिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल किया बिल्कुल ठीक जाता है, है और उसके बाद एक्यूपमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता बिल्कुल है। ठीक है। और क्या हम डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं या अनडिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास जो भी हम फैसिलिटीज़ दे देते हैं वो जी उसमें जो भी चीज़ होती है वो पूरी डिस्पोजेबल होती है, जी, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है। यस, अगले बंदे को कोई पता नहीं होता है कि डॉक्टर किस तरीके से ये काम कर बिल्कुल रहा है। तो इसके लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी एक ओटी, आपके एक्यूपमेंट्स बहुत अच्छे आला बिल्कुल और क्वालिटी वाइज होने चाहिए। तो मेरी तो टोटल जितनी भी बाइंग है वो यूएसए से होती है। ठीक है। मैंने आज दिन तक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस फील्ड के अंदर 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने 2-3 चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। जी, एक काम और एक क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। इस वजह से हमारी एक जीत भी है और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के, अब मैं तो नाम नहीं ले रहा हूँ, जो शायद टेक्नीशियन है, कोई डॉक्टर है या नहीं भी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन रीडू केसेस किए हैं, अच्छा, बहुत ज़्यादा रीडू केसेस किए हैं, जो हमारे पास उनके वीडियोस भी मौजूद हैं। और हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं, वो भी हमसे बिल्कुल ऐसा ही। ट्रांसप्लांट भी करवा के गए हैं। बहुत पॉलिटिशियन भी दोस्त हैं जो करवा के गए हैं, बहुत ऐसे दूसरे भी दोस्त हैं जो करवा के गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 साल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। किसी भी दोस्त को, हमारी लेज़र सिटी मेरे सेंटर का नाम है, जी, जब भी आएँ मोस्ट वेलकम, लेकिन ब्लाइंड फेथ करके आएँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है कि आप जब भी किसी से ट्रीटमेंट कराएं, सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर करें कि जिस जगह से या जिस डॉक्टर से काम करवा रहे हैं उसकी रेपुटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। और सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि जैसे हाइजीन के हवाले से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने खुद ही इसका तस्करा कर दिया। हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी प्रोसीजर हो उसके अंदर हाइजीन को अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा फिर इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सामने आते हैं। डॉक्टर साहब, 20 साल तवील अरसा इस फील्ड के अंदर जो है वो हो चुका है, बड़े केसेस आपके पास आए। अभी रीडू के जो केसेस आ रहे हैं इसकी वजह क्या होती है? लोग कहीं से भी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और वो कहते हैं कि जी एक के बाद ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट करवाते रहें, उसके बाद भी नतीजा निकले। ये एक्चुअली होती कितनी है ट्रीटमेंट इसकी, कि कितना इसको रिक्वायर्ड होता है टाइम? देखें, अगर बंदा अच्छे तरीके से प्रोसीजर करवाता है तो एक भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। अगर नहीं तो एक ऑप्शन होना चाहिए कि सेकंड भी बंदा कर सके। जी, रीडू इस वजह से हम करते हैं कि जो करने वाला अच्छा नहीं होता, जी, वो क्या कर लेता है कि फॉलिक्यूलर्स को वेस्ट कर लेता है, अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाता। बिल्कुल ठीक अच्छे है। तरीके से एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट में मेन जो होता है कि आपका डायरेक्शन राइट होना चाहिए, राइट, कि नेचुरल फील हो, कोई अगला बंदा महसूस नहीं कर सके कि आपने कोई बाल लगवाए हुए हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने जो है ना पंचेस किए और मेकिंग की और बिल्कुल आपके ठीक है। बाल तो आ जाएंगे ऐसे तो, लेकिन वो बालों का डायरेक्शन होना ज़रूरी है कि ज़रूरी है। राइट डायरेक्शन आपका आ जाए। और दूसरी इसमें जो मेन यही होती है कि आप अपने ये फॉलिक्यूलर्स एक मरतबा आपका निकल गया तो दोबारा वहीं से रीग्रो नहीं करेगा। बिल्कुल तो ठीक है। इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करें कि सही और राइट हैंड्स में जाएं। बहुत ज़्यादा रीडू हमने इस वजह से, यानी उनको हम इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी एक किसी बंदे ने उसके फॉलिक्यूलर्स ख़राब किए हुए ज़ाया हैं। कर दिया। तो फिर मजबूरी में हम जाके उसका रीडू केसेस करते हैं कि लुक दे देते हैं, बिल्कुल लेकिन ठीक है। उम्मीदें उनकी बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो खुद बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमसे गलती हो गई, हम गलत हाथों में चले गए। तो इस चीज़ के लिए हम आपके प्रोग्राम के मुताबिक ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई आप अच्छी जगह ज़रूर सेलेक्ट करें। बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूरी है कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं। और अब तो बड़ी सेफली ये जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो परफॉर्म की जा रही हैं
और जहाँ पर ये नहीं की जा रही वहाँ पे इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये बात याद रखें कि इसके लिए उसी शख्स का इंतखाब किया जाए, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम मामलात को जानता हो। क्योंकि कुछ अच्छा, अब सोशल मीडिया के हवाले से ज़रा बात कर लेना डॉक्टर साहब। सोशल मीडिया पे तो लोग बड़े एक्टिव हो गए हैं और बड़ी जो है अपनी प्रमोशंस लगा भी रहे हैं। अब उसमें कुछ सही भी हैं, कुछ सही नहीं भी हैं। अच्छा, अब लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं जनाब ऑफ़र्स की तरफ। अब ऑफ़र्स बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर आती हैं कि आप अगर पीआरपी कराएंगे तो फलाना ट्रीटमेंट आपको फ्री दी जाएगी, अगर आप एक्स ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वाई ट्रीटमेंट आपको फ्री दी जाएगी। ये ज़रा समझाइएगा, जो मार्केटिंग की जो टेक्टिक्स हो रहा है, लोग सब कुछ करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे भाई आजकल जो है ना सोशल मीडिया पे मुफ्त की मार्केटिंग ज़्यादा हो गई ज़बरदस्त। उसमें ज़्यादा मैं तो दोस्तों को एक मशवरा दूंगा कि अगर किसी अच्छे सेंटर को सिलेक्ट करना है तो उसकी वेबसाइट ज़रूर चेक करें, ज़रूर चेक करें। खास करके आप ये फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ नहीं जाएं, वो मुफ्त की मार्केटिंग है। उसमें लोगों को ये रेट्स दे के घेर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। एक्चुअली ये सारा जो भी है टेक्नीशियन वर्कर हैं और वो प्राइस दे के, जिनके पास अवेयरनेस नहीं होती है उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखा के बोलते हैं कि आप हमारे पास आ जाएं, हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। ये सारा गलत बात कर लेते हैं। मेन चीज़ है कि आप सबसे पहले में आपकी हेल्थ है, आपकी सेहत है, कि आप अपनी सेहत को बचाएं, अच्छे तरीके से वर्क करवाएं। ये रोज़ रोज़ का काम नहीं होता है, एक ही बार अच्छे से अच्छी जगह को सिलेक्ट करें, सेलेक्ट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और बड़ा मसला है फीमेल्स के साथ ज़्यादा आता है, वो ये कि ये जो ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं बालों के लिए, ये तो एक हमने रूट्स की बात की है, स्कल्प बात की है, वो जो प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं, क्या ये ट्रीटमेंट्स के ज़रिए इनको कंट्रोल किया जा सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यासर भाई बिल्कुल किया जा सकता है कि असल में लेडी फीमेल्स जितनी भी होती हैं वो पहले तो कोशिश करती है रेमेडीज़ की तरफ जाती हैं, उसके बाद ये ब्यूटी पार्लर की तरफ जो भी जाते हैं, वहाँ पे भी ये काम आजकल वहाँ पे शुरू हुआ है। वो स्ट्रेट बाल करवाना, रूट्स को बर्न, केराटिन ट्रीटमेंट, रूट को बर्न, पूरी कंप्लीट रूट बर्न हो जाती है। उसके बाद जब उनके बहुत ज़्यादा बाल ख़राब हो जाते हैं तो फिर आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो कोशिश करें कि कम जो है ना ये आप जो है ना ब्यूटी पार्लर से कम ट्रीटमेंट लें और अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए अपनी डाइट का ख्याल करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप अपने कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने आप को वीक नहीं करें, अपने आप को हार्ट की डिजीज़ में मुब्तला नहीं करें, ठीक है, और हेल्दी रखें। तो जब आप हेल्दी होंगे तो उन फीमेल्स के भी बाल हेल्दी होंगे। बिल्कुल ठीक है। और स्ट्रेस से बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेयर लॉस के अंदर इस वक्त जो ये जो मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो जितने भी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं इंक्लूडिंग हेयर लॉस, उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जी आपका जो स्ट्रेस, अगर आपने इसको ओवरकम नहीं किया। अब स्ट्रेस से कैसे बचा जाए ये एक बड़ी लंबी बहस है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात होती है कि स्ट्रेस से बचना ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस होगा तो फिर ये हेयर लॉस भी होगा और दीगर जो वो हार्मोनल इशूज़ हैं वो भी आपको सामने आएंगे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब ये जैसे बात हो रही है कि मेल फीमेल्स के अलग अलग प्रॉब्लम हैं, ट्रीटमेंट जिनकी हो रही है, रिज़ल्ट पे नज़र रखी जाती है कि आपके पास जो कितने सेटिस्फाइड पेशेंट हैं, फिर फीडबैक का सिलसिला होता है, क्या ऐसा तरीक़ाकार बताया है कि फीडबैक्स जो उनसे लेते रहें, ये सारी चीज़ मॉनिटर हो रही हैं आपके पास? यस भाई बिल्कुल, इस चीज़ के ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि हमने उसको कितना फ़ायदा दिया। जैसे उनको फ़ायदा होता है तो हमारी ट्रीटमेंट्स आगे बढ़ती है। अगर किसी को कोई किसी वजह से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर हम कोशिश करते हैं उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई डिजीज़ वगैरह, कोई थायराइड प्रॉब्लम, को हार्मोनल चेंजेस तो नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है फीमेल्स में खास करके तो ज़रूर उनको हम जो है ना ट्रीटमेंट के, उस ट्रीटमेंट के, अपने हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की तरफ भेजते हैं कि आप जाके अपना अच्छी तरीके से वो चेकअप करवा के फिर हमारे पास आएँ तो फिर आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। और मेल में हम देखते हैं कि उनकी बॉल्डनेस है क्यों, किस वजह से है, हिस्ट्री में देखते हैं, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री लेके उसको भी देखते हैं, उनको कोई ऐसी कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर है तो फिर उस चीज़ को कंट्रोल करके फिर हम अपनी ट्रीटमेंट की जाती है। डॉक्टर साहब, अब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और सबसे ज़्यादा कंसर्न ही उनका है कि ये कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं जिसमें कोई सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट हो, क्या करवाई जा सकती है, उनके लिए सूटेबल है
और अगर है तो कि उसके लिए भी फिर ज़ाहिर है उनको एक अरसे तक जो अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, फिर ही इसको परस्यू कर सकेंगे। क्या वाक़तन ऐसा है? बिल्कुल, डायबिटीज़ बंदा अपना हर प्रोसीजर करवा सकता है, हम्म, बशर्ते ये है कि वो कंट्रोल करके फिर। बिल्कुल ठीक अगर है। अनकंट्रोल्ड होगा तो उसके लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह हो सकता है। कोई भी ट्रीटमेंट करवा ले तो वो ज़रूर अपने आप को, अपनी शुगर लेवल को, ख़ास करके उनकी जो 3 मंथ की जो जी, होती जी। है शुगर, वो ज़रूर अपनी टेस्ट करवा लें। हम्म। HbA1c HbA1c का टेस्ट वो करवाएं, बिल्कुल ज़रूर ठीक है। टेस्ट करवा लें। उस टेस्ट के आने के बाद जब कंट्रोल है तो फिर अपना ट्रीटमेंट करवा लें, अदरवाइज़ ऐसे ट्रीटमेंट ना करवा लें ना तो करवाएं। बेस्ट। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि अब बहुत सारे लोग शायद इस बारे में नहीं जानते, वो किसी भी ट्रीटमेंट को परस्यू करते हैं तो फिर आगे उसके लिए बड़े सीरियस उसके नुकसानात होते हैं। अगेन मैं ये बात इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि अगर सही जगह से और सही शख्स से अगर ये ट्रीटमेंट ना करवाई जाए तो फिर इसके भी काउंटर प्रोडक्टिव आपके लिए हो सकती है, और हुई है बहुत सारी जगहों पर। तो ये कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पिछले दिनों एक बड़े हमारे मशहूर लेजेंड टेलीविज़न के एक एक्टर हैं, उनकी कोई ट्रीटमेंट जो है वो ऐसी हो गई थी, तो वो बड़ी रेडिकल ट्रीटमेंट उनके साथ की गई। तो इसके बाद लोग बहुत ज़्यादा जो वो रिलक्टेंट हुए, डर उसके गए बाद थे। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया। लोगों ने यहाँ पर हमें बहुत सारे सवालात भेजे कि इसकी क्या वजह हो सकती है, ये केसेस में ये जो है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो बड़े एक सीरियस वो हो गया था डैमेज, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अब जो हैं वो रिलक्टेंट हैं। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? असल में क्या है कि उस दोस्त को बहुत बड़ा जो है ना फंगस इन्फेक्शन हो गया था, हम्म, और बहुत उसने तकलीफ़ काटी थी। हम्म, ऐसे बहुत ज़्यादा यासिर भाई केसेस हम्म, आए हैं जो बेचारे मीडिया की तरफ नहीं पहुंच पाते, तो वो ऐसे ही चलते 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 जी, जो है ना बस वो आखिर में ख़राब ही हो जाते हैं। हम्म, तो लेकिन ये अच्छा काम किया उस दोस्त ने, जाके हम्म, मीडिया के ऊपर आया और अवेयरनेस दी लोगों को। उसमें हम लोगों को जितने भी जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन थे हम्म, उनको लॉस तो ज़रूर हुआ था, लेकिन लोगों के पास अवेयरनेस ज़रूर आ गई। तो उसको देख के फिर बंदे बिल्कुल जो है ठीक ना है। कम से कम अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना शुरू किया। और इसके लिए ही तो हम जो जोर दे रहे हैं कि आपको सही और अच्छी जगह सेलेक्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब ये ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात हो रही है क्योंकि ऐसा एपरेटस आ चुका है, एक ही अंडर द वन रूफ आपको जो है मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स मिल रही हैं। मैं देख रहा था पिछले दिनों कुछ फैट लॉस के हवाले से भी लोग ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, इफ़ेक्टिव हैं ये लोग जानना चाहते हैं। हाँ, फैट के लिए पहले जैसे हम लाइपोसेक्शंस करते थे, तो आजकल इतना लाइपोसेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, राइट। आजकल हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, उसमें इंजेक्शंस थेरेपी भी है ठीक है। और हाइफो सिस्टम्स भी हैं जिसमें आपका एक्स्ट्रा फैट जो है ना लूज़ कर लेते हैं। तो ये करवाना चाहिए। बस ज़्यादा अगर हैवी है तो लाइपो की तरफ जाएं, अगर ज़्यादा हैवी नहीं है तो फिर कोई उसको यही डाइट के ट्रीटमेंट ज़रिए है। कंट्रोल करने की कोशिश करें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वो आपकी हेल्थ सही होगी तो सारे मामला ठीक होंगे। अब जी आते हैं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात होती है ना, ये लोग खामोशी से जो एक साइलेंट मैसेज भेजते हैं, वो ग्लूटाथायोन के हवाले से भेजते हैं। वो पूछते हैं कि ज़रा इसकी साइंस हमें समझा दीजिए, इफ़ेक्टिव है, फिर अगेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है, ट्रीटमेंट कोई भी करवाएं, लोग इसके हवाले से सवाल पूछते हैं। इफ़ेक्टिवनेस के हवाले से डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा जितना बताया जा सके। जी। देखिए, इफ़ेक्टेड तो हैं, हम्म, लेकिन मैं तो दोस्तों को कहूँगा कि जब भी आपको कोई वाइट होने हम्म, का हम्म, शौक़ है तो ज़रूर आप वाइट हों, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवा लें। ज़रूर करवा लें। उसमें आपकी लिवर फंक्शन टेस्ट हो, CBCs हो, ये यूरिया क्रेटाइन हो, हम्म, वो अगर आपकी सेफ़ है तो उनको फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते ये कि वो स्मोकर नहीं हो। हम्म, स्मोकर को कम फ़ायदा होता है, जी। और किसी नॉन डिजीज़ स्मोकर को में बिल्कुल है सही है। तो उसको फ़ायदा ज़रा कम होगा, तो बिल्कुल ठीक है। उसको भी इस चीज़ का ख्याल रखना, कोई भी ट्रीटमेंट परस्यू करें, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। इन तमाम चीज़ों को पहले मेक श्योर कर लें कि आपकी इस वक्त जो फिजिकल कंडीशन है वो है क्या, और बड़े बेसिक टेस्ट हैं जैसे अभी लिवर फंक्शन के हवाले से बात हो रही है, या किडनी के जो टेस्ट होते हैं जिसमें यूरिया क्रेटिनाइन जो है वो चेक किया जाता है, ये तमाम चीज़ अगर चेक करवा लें। बहुत सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, उसके रीज़न भी यही होता है कि हम इसको नहीं जानते कि ये जो है वो इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है। डॉक्टर साहब, अब गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सी अब बात हो रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से। क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ अब आ गई हैं या जिसके ऊपर काम हो रहा है, आप समझते हैं कि प्रोसीजर भी कम होते जा रहे हैं और इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ती जा रही है? मैं चाहूँगा इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। यासिर भाई, आजकल तो माशाल्लाह हर ट्रीटमेंट आया हुआ है, एक बालों से लेके हम्म, पूरे बॉडी के ऊपर, फेस हम्म, आपके, जैसे हम सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं जी, करते, जी, आईब्रोज लगाते हैं,
आईलैशेस लगाते हैं, बियर्ड लगाते हैं, और दूसरी जो स्किन की ट्रीटमेंट्स हैं वो हम कंप्लीट ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं, जिसमें अच्छा लुक दे देते हैं। और आजकल तो बड़ी फैसिलिटीज़ आई हुई है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आई हुई। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला आपसे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब को जो है वो ज़हमत देते रहें हेयर लॉस के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे पैगाम आते हैं और लोग चाहते हैं ख़ासतौर पर ख़वातीन के प्रोग्राम्स में जो है वो बात की जाए। तो डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह लाते रहेंगे आपके सामने और उनसे डिस्कस करते रहेंगे, और साथ साथ आपके जो प्रॉब्लम्स के हवाले से, आज तो हमने इसको थोड़ा सा जर्नलाइज कर लिया, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होगा उसको जो वो डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को फेस करना पड़ा है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इजाज़त लेनी होगी आपसे, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।